लखनऊ कैसा रास आ रहा है नीलोत्पल भाई आप? दोस्त जहां भी हों हम्म। तो वहां तो शमशान में भी होली खेली जा सकती है। धर्म और राजनीति अलग अलग होने चाहिए। पूरा इस्लाम का इतिहास पढ़िए। हम्म। पहले धर्म आया, हम्म। धर्म ने एक हाथ में तलवार लिया, फिर कुरान लिया। एक राजा जब कहे कि मैं अपने धर्म का प्रसार करूंगा, हम्म। तुम्हें मेरा धर्म मानना होगा, हम्म। तो राजनीति बात कर रही है। मंदिर का जो घंटी बज रहा है जी। वो चुनाव की आहट दे रहा है। अभी छठ आएगा तो जो फ्लाइट से एयरपोर्ट पे उतरेंगे पटना छठ मनाने के लिए, जी। तो आप कहिएगा कि घर आया परदेसी धुन बजाओ रे। काजू खा के कल की रोटी की चिंता है मिडिल क्लास को। गांव में रोजगार लाके दो, बिल्कुल। गांव में केंद्रीय विद्यालय लाके दे दो, गांव में एक बढ़िया अस्पताल लाके दो, बाकी हम बचा ले। वहां पहले हम लोग जाते थे तो खपड़े का घर हुआ करता था। जब पानी चूता था तो हम कटोरी लेके अगना में रख देते थे कि पानी जो है कि हमारे कमरे में। अब वो चीज कहाँ रह गई? अब एसी आ गया। अरे काहे नहीं आएगा गांव के आदमी को एसी भाई? दारू का जूठा तो कोई भी पी लेता है, असली है तो भात जूठा कौन खाएगा? हम जूठा भात खाने वाला समाज का कहानी लिख रहे हैं। मैंने तो इतने फालतू फालतू चीजें पढ़ी जिसमें लोग लिख रहा है कि और इस तरह से डोर खुला। हम दरवाजा को किवाड़ तक लेके आए, हम ही लोग खत्म कर रहे हैं हिंदी को। हिंदी के समुद्र को नाला बनाने का ही लोग तैयारी कर रहा है। कुछ लोग हिंदी को बड़ा ये कर रहा है, अरे सिगार पी के अंग्रेजी तुम लिख रहे हो। कहानी तेजी कवर इतना मनुष्य की बच्चा छुए ना। नहीं, मैंने पढ़ा नहीं है क्योंकि वो हल्का लेके गए। थोड़ा हमारा वजन से पता चला। माथे पर ले गमछा चलते चलते जीत ही लेंगे एक दिन लड़ते लड़ते। हो गली गली में सन्नाटों की गश्ती है, अभी तो ये मुर्दा लोगों की बस्ती है। किस्सों की किताब के आज के एपिसोड में हमारे साथ जो शख्सियत है वो एक बहुत ही शानदार कवि हैं, बहुत ही बेहतरीन लेखक हैं, जिन्होंने अब तक डार्क हॉर्स, औघड़ और यार जादूगर जैसी 3 बेहतरीन किताबें लिखी हैं और साथ ही साथ डार्लिंग डेमोक्रेसी जैसी एक बेहतरीन कहानी ऑडिबल पे इनकी आई है। इसके अलावा आप एक सोशियो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, जनता के मुद्दों पे अक्सर बोलते हुए देखे जा सकते हैं और एक बहुत ही खूबसूरत आवाज के धनी हैं। तो आज हमारे साथ हैं स्टूडियो में नीलोत्पल मृणाल जी। तो स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है भाई आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका चाहिए। तो लखनऊ कैसा रास आ रहा है नीलोत्पल भाई, आपको पसंद आ रहा है? लखनऊ तो मैं हमेशा से आता रहा हूँ, निश्चित रूप से पसंदीदा शहर है। और यहाँ होना, चूंकि दोस्त मेरे बहुत हैं यहाँ, तो दोस्त जहाँ भी हों तो वहाँ तो शमशान में भी होली खेली जा सकती है अगर दोस्त आपके साथ हो तो। ये तो खैर लखनऊ है ना, तो इसका तो मिजाज ही अलग है, तो बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा नीलोत्पल भाई, आपने, मैं अगर औघड़ की बात करूं या डार्लिंग डेमोक्रेसी, आपकी इन दोनों कहानियों की बात करूं, तो आपने पलायन हो गया, सामाजिक व्यवस्था हो गई और धर्म की राजनीति पे आपने बहुत बखूबी लिखा है। तो उसी हवाले से बातचीत शुरू करते हैं। सवाल मेरा आपसे ये है नीलोत्पल भाई कि अभी इस समय जो देश का राजनीतिक मिजाज है उसके हवाले से अगर बात करें तो आपको नहीं लगता कि धर्म और राजनीति अलग अलग होने चाहिए? नहीं, धर्म और राजनीति इतिहास के किसी भी कालखंड में अलग अलग रही नहीं है ना। आप इतिहास के किसी भी पन्ने को अगर पलटाएं तो धर्म और राजनीति कभी अलग रही नहीं है। और धर्म राजनीति का हमेशा एक कारगर औजार रहा है। ठीक है, धर्म का पालन और धर्म की राजनीति दोनों अलग अलग चीजें हैं। यानी एक ऐसा धर्म जो आपकी आचरण में है, जो आपकी आध्यात्मिक चेतना से जुड़ा हुआ है, वो एक विषय अलग है। लेकिन धर्म जब एक संगठन का रूप लेता है, एक प्रतीक का रूप लेता है, उसके अपने कुछ नियम होते हैं, उस नियम को निभाने के लिए कुछ अनुशासन होता है, उस अनुशासन को फॉलो कराने के लिए कुछ उसके ऊपर बैठे आका होते हैं, है ना? तो फिर वो राजनीति के लिए काम करता है। तो हम यहाँ बैठ के ये नहीं कर सकते कि धर्म और राजनीति अलग अलग होनी चाहिए। ये हम आकांक्षा रख सकते हैं, लेकिन ये संभव नहीं है। दुनिया का इतिहास यही बताता है, अगर व्यवहारिक तौर पे आप सोचे तो। तो आपके नजरिए में नीलोत्पल भाई धर्म की क्या भूमिका है, उद्देश्य क्या है इसका? धर्म का उद्देश्य वही कहा कि धर्म जितना व्यक्तिक होगा
उतना वो फलित होगा सामूहिकता के लिए, समाज के लिए। यानी हम धर्म हमको अगर आचरण से अच्छा बनाता है, धर्म हमको अगर आध्यात्मिक रूप से चेतनशील बनाता है, तो वो सामाजिक यानी सामूहिकता के लिए लाभदायी होगा। लेकिन मैंने क्या कहा कि जब धर्म एक संगठन के रूप में काम करेगा, तो फिर वो भी एक पॉलिटिकल पार्टी है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि अभी हम लोगों ने कहा, आप बता रहे हैं कि, और सही कह रहे हैं आप, कि धर्म को एक सिंबल की तरह यूज करके, इफ आई में, एक राजनीतिक टूल की तरह यूज करने का एक जो हमेशा से इतिहास रहा है, क्या ये मानना सही होगा कि आज के दौर पे, खास तौर पे नीलोत्पल भाई, जब हर चीज सोशल मीडिया पे है, हर चीज दिख रही है, तो क्या ये धर्म के लिए ये इस तरह का जो सिंबलाइज किया जा रहा है, इसे एज अ टूल यूज किया जा रहा है, ये धर्म के लिए अपने आप में एक संकट है? नहीं, धर्म के लिए संकट नहीं है, मैं यही कह रहा हूँ। संकट हम लोगों के लिए है, धर्म पर संकट नहीं है। पूरा इस्लाम का इतिहास पढ़िए, पहले धर्म आया, धर्म ने एक हाथ में तलवार लिया, फिर कुरान लिया, ईसाइयत ने तलवार उठाया और अपना बाइबल उठाया, और आपसे और राजनीति के शीर्ष पर बैठे जो राजा था वो धर्माचारी की तरह बात कर रहा था ना जी। तो भाई हम कह रहे हैं कि हम, एक राजा जब कहे कि मैं अपने धर्म का प्रसार करूंगा, तुम्हें मेरा धर्म मानना होगा, तो राजनीति बात कर रही है, वहां धर्म बात ही नहीं कर रहा है जी। हम पूरा क्रिश्चियनिटी का हिस्ट्री पढ़े, पूरा हम इस्लामिक हिस्ट्री पूरा पढ़े, तो वो है जी। तो अगर आप ये कहें तो धर्म के स्वरूप पर हम जो भी कुछ बातें कर लें, अंततः उसके मूल में जो है, जैसे ही हमने धर्म को धार्मिक संस्था, हम जैसे बोलते हैं ना, जैसे हम धार्मिक संस्था धर्म को एक संगठन का रूप देते हैं, तो आप राजनीति को उससे अलग कर नहीं सकते। आप शरबत से, पानी और चीनी मिले हुई शरबत से अलग कर ही नहीं सकते। अब यही हो इसमें किया जा सकता है कि जो राजनीति में है वो कितने सुचिता वाले हैं, सही बात, तो वो धर्म का दुरुपयोग नहीं करेंगे। जैसे मैं अगर एक मतलब मैं यही कह रहा हूं कि धार्मिक व्यक्ति होना और धार्मिक संगठन से होना दोनों अलग अलग चीजें हैं। बिल्कुल बिल्कुल, धर्म एक पर्सनल चीज है, पर्सनल चीज है। तो मैं यही कह रहा हूं कि जब जब धर्म निजता के जो की कोख से निकल के आएगा, है ना जी, जब वो निजता से होके आएगा, तो वो कल्याण करेगा सामूहिकता का, बिल्कुल मानव कल्याण की बात करेगा। लेकिन हम जैसे ही धर्म को महफिल की चीज बनाएंगे, जैसे हम उसको एक संगठन के रूप में आकार देंगे, वो हमेशा राजनीति की तरफ जाएगा, राजनीति को सहयोग करेगा। ये पूरा इस्लाम का इतिहास, पूरा क्रिश्चियनिटी का इतिहास, और आप जिस वर्तमान की बात कर रहे हैं, अब अभी भी हम भी अगर अपने धर्म का नारा लगा रहे हैं, तो हमको बूथ पर नारा लगवाया जा रहा है। मंदिर का जो घंटी बज रहा है वो चुनाव की आहट दे रहा है, सभी धर्मों में, इनफैक्ट वही कह किसी भी धर्म के, है ना, इस धर्म। तो अब यहाँ पर हमें व्यक्तिगत तौर पर ये शुचिता का पालन करना होगा कि हम राजनीति के दाव पेच से धर्म को कैसे अलग रखते हैं। सही बात, ये व्यक्तिगत आचरण की बात। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। डार्क हॉर्स की बात कर रहा था मैं आपसे अभी कुछ देर पहले, नीलोत्पल भाई, तो इसमें आपने यूपीएससी के छात्रों की जो एक पीड़ा है उसका बड़ा बखूबी आपने एक व्याख्या की है, और साथ ही साथ पलायन पे आपने काफी लिखा है। पलायन पे आपके व्यूज हैं, आपकी कहानियों में अक्सर देखने को मिल जाते हैं। तो क्या ये कहना सही होगा कि जब एक गांव में रहने वाला आदमी शहर जाता है काम करने, तो क्या इसे मैं मानूं कि हमारी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसका एक तरह से फेलियर की तरह देखा जाना चाहिए इस चीज को, या ये आप कहोगे कि नहीं, ये नॉर्मल एवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी इसी तरह से चलता है कि गांव से शहर भागता है पॉपुलेशन? नहीं, इसको केवल हाँ और ना के बाइनरी में बिल्कुल अलग अलग करके ऐसे नहीं देख सकते हैं कि या तो ब्लैक या तो व्हाइट, ऐसे नहीं देख सकते हैं। इसके बीच का भी एक लाइन है कि हम किस कारण से जा रहे हैं बाहर, क्या करने जा रहे हैं, और जो कर रहे हैं उससे हासिल क्या हो रहा है। ये तीन चीजें देखनी होगी। अब आप पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं बाहर, फिर आपकी नौकरी बाहर लग गई और फिर आपको एक प्रतिष्ठित जीवन मिल रहा है बाहर, तो हम उसको नकारात्मकता के तौर पर नहीं देखेंगे। बिल्कुल। लेकिन एक 300 रुपए की दिहाड़ी की डिमांड किसी मजदूर की है कि मुझे 300 रुपये रोज मिल जाएंगे तो मेरा जीवन चल जाएगा, और उसको अपने गांव में 90 रुपया दिहाड़ी भी अगर नहीं मिल रहा है, एक व्यक्ति ने उसको कहा कि 290 रुपया तुमको हम दिल्ली के गुड़गांव में कहीं दिलवा देंगे। जब वहां पहुंचता है तो उसको 175 रुपया में फिर बहाल होकर रहना पड़ता है, ठीक है, और वो उसका शोषण होता है। तो हम कहते हैं कि पलायन का दंश झेल रहा है हमारा समाज।
तो ये बात, अभी छठ आएगा तो जो फ्लाइट से एयरपोर्ट पे उतरेंगे पटना छठ मनाने के लिए, तो आप कहिएगा कि घर आया परदेसी धुन बजाओ रे, है ना, वो गाना बजेगा, इमोशनल वीडियोस बनेंगे, है ना, कि तो और जो एक है कि अभी ट्रेन पर जो लद के जाएगा भेड़ बकरी की तरह जो समुदाय, जो लोग चिपक के जाएंगे इस ट्रेन की गर्माहट से, डब्बों में चिपकते हुए जाएंगे किसी तरह से, है ना, बाथरूम के सामने बैठ के जाएंगे चुकू है ना, तो वो लोग जब पहुंचेंगे तो आप कहिए कि पलायन का दंश देखो किस तरह से होता है, जिनके पास टिकट नहीं है, जिनके पास चढ़ने को रेल नहीं है, जाने के लिए कोई सुविधा नहीं है, तो उसको हम इस तरह से देखेंगे। तो हम एक पलायन, एक उसको एक सतही एक शब्द के तौर पर उसकी हम परिभाषा देके नहीं इसको देख सकते हैं। आना जाना ये एक प्रक्रिया है। हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो हम अपने देश में गांव से शहर की ओर जा रहे हैं, तो हम इसको नकारात्मक तौर पर कैसे देख सकते हैं? बिल्कुल। गया कौन, क्यों गया तो क्या पाया, और पाने के बाद कैसा जीवन है, इसके आधार पर तय होगा कि हम किसको पलायन का दंश कहेंगे और किसको हम बाहर जाके उपलब्धि हासिल करने का अवसर कहेंगे। बिल्कुल। ये बात। अच्छा, बहुत बढ़िया बात कही आपने, पर भाई जिस रफ्तार से एक तो ये अर्बनाइजेशन हो रहा है और साथ ही साथ जिस रफ्तार से गांव की आबादी शहर की ओर जा रही है, जिस भी कारण से हो, किसी को अच्छी नौकरी मिल गई, उसका जीवन बेहतर हुआ, वो इंसान भी और वो मनुष्य भी जो दिहाड़ी के लिए जा रहा है, क्या इसके चलते धीरे धीरे जो गांव का एक पहचान होती थी, जो एक गांव का एक अपना रहन सहन होता है, एक उसकी अपनी एक खुशबू होती है, वो धीरे धीरे कुछ कम होती जा रही है, ऐसा लगता है? नहीं, मैं आपके प्रश्न के बीच से भी एक प्रश्न निकाल देता हूँ, जो निकाल के मतलब आपको रखता हूँ, जो और भी काम कि आप देखिए नौकरी करने वाले लोग जा रहे हैं, लेकिन देखना ही होगा कि गांव से अधिकतर लोग किस लिए जा रहे हैं इस देश में। अधिकतर लोग वही वाले हैं जो मैंने कहा कि 290 की दिहाड़ी पर बुलाया था, 175 दे रहा है, तो मजदूरी करने जा रहे हैं। तो फिर अब यहाँ पर सोचना होगा समाज और सरकार को कि हम जो नॉन स्किल लोग हैं, जो जिनके पास जो स्किल, जिनका जो ट्रेंड नहीं, जो मजदूर हैं, उनको भी हम उनके जगह पर कुछ भी रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। या जो बच्चे हैं जिनको स्कूली शिक्षा के लिए मिडिल क्लास भी अगर है, तो मिडिल क्लास कितना देर तक खड़ा रहेगा? टैरिफ लगाता है ट्रम्प तो हिल जाता है मिडिल क्लास। सही बात। बिस्लेरी से पानी पी के प्यास मारने वाले का ही जीवन बहुत बड़ा बढ़िया जीवन, ऐसा थोड़ी है। सबसे ज्यादा त्रासदी का कविता मिडिल क्लास लिख रहा है। अब देखिएगा इन लोगों के पास तो काजू खा के कल की रोटी की चिंता है मिडिल क्लास को, आज काजू फांक रहा है ना, और कल जो है कि बच्चों को रोटी की चिंता कर रहा है। तो वो बहुत एक खोखला वर्ग है भारत में, मध्यम वर्ग जो है, तो उसकी भी चिंता है कि वो अपने बच्चों को अगर स्कूल या छोटे कस्बों में पढ़ा लेता तो दिल्ली और बेंगलोर में जो इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज में भेजने का जो खर्च है वो तो बचता ना। वो बहुत बड़ी, आज आप डॉक्टर बनाना मिडिल क्लास का, लोअर मिडिल क्लास में गांव का कोई भी यूं समझिए कि तृतीय वर्गीय कर्मचारी या मास्टर साहब का बच्चा या जूनियर इंजीनियर जो वहां पर है, उसका कहाँ मेडिकल डॉक्टरी पढ़ाने का सपना देख सकता है? करोड़ों रुपए लग रहे हैं डॉक्टर बनने में। तो ये व्यवस्था तो आपको वहां करनी होगी ना। बिल्कुल। तो हम ये बात नहीं कह सकते हैं कि गाँव के खाली खेत नष्ट हो जा रहे हैं क्योंकि भाई पैसा हुआ तो हम खेत के जगह पर थोड़ा घर बना लिए, क्योंकि पहले झोपड़ी था, अब बगले में हमारा खेत था, हम धनिया पत्ता भी रोपते थे, लहसुन प्याज भी करते थे। अब थोड़ा पैसा हुआ तो बाबा ने कहा कि बहुआ इतना कमा ले बड़ा, तनी 4 को कमरा ढाल लो, तो फिर जो है कि 4 कमरा बना लिया उस खेत में। ये गांव का नष्ट होना नहीं है। गांव तब नष्ट होगा जब उस झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति खत्म हो जाएगा आर्थिक अभाव के कारण। उसको हम एक सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं दे पा रहे हैं, प्रतिष्ठा पूर्वक जीवन नहीं दे पा रहे हैं। गांव में सड़क आना गांव का विनाश नहीं है, सरसों के खेत में 4 मकान का बन जाना गांव का विनाश नहीं है, वहां पानी की सुविधा, बिजली की सुविधा पहुंचना गांव का विनाश नहीं है, वहां टावर मोबाइल का लग गया, इससे गांव का विनाश नहीं हो जाएगा। ये तो हमको चाहिए, हमको रहन सहन भी चाहिए कि आप शहर में जनरेटर चला के रह रहे हैं तो हम चाहेंगे कि गांव में भी जनरेटर चले, अगर लाइन चले जाए तो, है ना। हमारा भी हाथा में जो हमारा भी बाथरूम जो है यहाँ शहर के ड्राइंग रूम जैसा हो, उतना लंबा चौड़ा हो, तो हमको तो अच्छा लगा। हम बाथरूम में खटिया लगा के स्नान करेंगे, सरसों का तेल घस रहे हैं, अब बाथरूम में खटिया लगे हैं संगमरमर के ऊपर और उसमें नहा रहे हैं। बिल्कुल। और रस्सी जो है प्लास्टिक वाला किए क्या कि नारियल वाला रहेगा, सड़ जाएगा, ये सावे वाला रस्सी है। तो हम गांव में चाहेंगे कि वो आनंद हो। असली बात ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर गांव में क्यों नहीं जा रहा है। अगर हम गांव की रूमानियत की बात करेंगे तो फिर हम गांव में वही भीनी खुशबू बचाने की बात करते रह जाएंगे।
कि जंगल रहा, खेत रहे कि नहीं, रहन सहन रहा कि नहीं, गमछा रहा कि नहीं। नहीं नहीं, ये सब बच जाएगा। गांव में रोजगार लाके दो, बिल्कुल, गांव में केंद्रीय विद्यालय लाके दे दो, गांव में एक बढ़िया अस्पताल लाके दो, बाकी हम बचा ले, हम ठेकुआ नरसा और ये सब बचा लेंगे। आप अपना अवध का खाना यही बचा लीजिएगा, इसके लिए कोई जरूरत नहीं है सरकार को मेहनत करने की। जी जी, हम सब रहन सहन बचा के रखेंगे, हमारा तीज त्योहार भी सुरक्षित रहेगा। हमको आर्थिक आधार दो गांव में, महत्वपूर्ण बात ये है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, इकोसिस्टम को बेहतर करने की आवश्यकता जरूरत है। तो इसलिए अधिकतर कवि भी यही कहते हैं कि अब देखिए गांव उजड़ रहा, उजड़ने का जैसे सेंस में बोलूंगा, कहेगा कि वहां पहले हम लोग जाते थे तो खपड़े का घर हुआ करता था, जब पानी चूता था तो हम कटोरी लेके अगना में रख देते थे कि पानी जो है कि हमारे कमरे में। अब वो चीज कहाँ रह गई, अब एसी आ गया। अरे काहे नहीं आएगा गाँव के आदमी को एसी भाई? बिल्कुल मिलना चाहिए, उसको भी एसी मिलना चाहिए, लेकिन एसी ऐसा मिलना चाहिए कि जब वो एसी से निकले तो अपने खेत की पगडंडियों को होते हुए अपने वेयर हाउस में चले जाए, जहां पर फ्लिपकार्ट अमेजन का वेयर हाउस उसका भी रखा हुआ है। तो ये गांव को सुविधा देने में डर क्यों लगता है शहर को? बिल्कुल, वो तो देना होगा। नहीं, बिल्कुल सही बात कही आपने अनिल उत्पल। और जैसा कि भाई आप कह रहे हो, क्योंकि अब शहर और गांव की बात हो गई है, और मुझे लगता है ये मेरा अगला सवाल, आपसे बेहतर कोई इस चीज का जवाब दे नहीं सकता, क्योंकि आप गांव से भी उतना ही जुड़े हुए हैं और साहित्य से ही उतने ही जुड़े हुए हैं। क्या ये मानना सही कि आज का साहित्य जो है वो शहरी पाठक को ज्यादा फोकस करके लिखा जा रहा है? ये मानना सही रहेगा? ये पूरी परंपरा जो है, आप जब देखिए कि हिंदी की परंपरा में जब सिगमंड फ्राइड का आंदोलन पर दुनिया में लेखन में जब चला, मनोविश्लेषणवाद का जब आंदोलन चला, तो हर शहर के व्यक्ति ने हिंदी में भी जब कलम उठाई, जिसमें अब जैनेन्द्र जी जैसे बड़े लेखक हुए, बाद में निर्मल वर्मा जैसे बड़े लेखक हुए, तो वो लोग लेके आने लगे पेरिस की वाइन। तो हिंदी का पाठक दिल्ली में सिगार पीता हुआ पेरिस की वाइन को किताबों में महसूस करने लगा था। ठीक है ना? और इन्हीं सब के बीच में एक आदमी हल कुदाल लेकर धोती पहन के निकलता है लमही गांव से, उसका नाम होता है प्रेमचंद। ही कह देता है कि हिंदी में तो आतंकी घुस गया। तो चूंकि क्या मनोविश्लेषणवाद क्या है, व्यक्तिक जटिलता की बात करता था, और जटिलता, व्यक्तिक मनोवैज्ञानिक जटिलता कहाँ ज्यादा रहेगी? जहाँ का जीवन बहुत जटिल है जी। तो वो जटिलता, वो कुंठा, वो घुटन, वो दर्द, जहां समाज नहीं है, जहां एक दूसरे से दुख बांटने का कोई जरिया नहीं है, जहां पर महफिल नहीं जम रहा है, चौपाल नहीं, वो शहर में था। इसलिए मनोविश्लेषणवाद ने शहरी लेखन को आकर्षित किया। लोग यहाँ लिखने लगे, प्रेम कर रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, घुट रहे हैं, है ना, विवाह के बाद भी प्रेम कर रहे हैं 3 महिलाओं के साथ, और उसको जस्टिफाई भी करना है। फिर अब तो जस्टिफाई कैसे करिएगा, सामाजिक रूप से तो गलत हो जाएगा। तो मनोग्रंथियों के हिसाब से आप करिएगा कि दिल है कि मानता नहीं, दिल तो बच्चा है जी, ये जो टाइप की चीजें निकल के आएंगे। लिव इन को आप फिर स्टेबलिश कीजिएगा कि वो भी कैसे है। तो इसी कारण से वो जो एक मनोविश्लेषणवाद का जो आंदोलन चला, उसने शहरी लेखन को मुख्य धारा में लाया, और बड़ा उस पर एक बाद में मुक्तिबोध जैसे अज्ञे जैसे बड़े महान लेखक आए और उस परंपरा में लिखने लगे। ये प्रेमचंद वाला धारा छूट गया। इसको हमेशा से ये बताया गया कि ये जो लोग ही मुख्य धारा के नहीं है, जो लोग ही हाशिए पर है, उनका लेखक क्यों मुख्य धारा में माना जाएगा? तो प्रेमचंद जी को तो आज हमारे जैसा गांव का आदमी, मेरे जैसा 20 साल पहले आया हिंदी साहित्य में, 30 साल पहले, तब ना आप प्रेमचंद को महान बोल रहे हैं। 40 साल पहले कौन प्रेमचंद को महान बोलने को तैयार था? अब ना हम काशीनाथ सिंह जी बनारस के घाट पर बैठकर भी लिख रहे हैं, तो हम लोग गमछा लहरा के कहते हैं कि देखो हमारे समाज का सत्य लिखा जा रहा है। जब अमरकांत जैसे कथाकार लिख रहे हैं वहां पर, तो हम कहते हैं कि हमारे समझ का। रेणु को किसने, मैला आंचल को तो किताब ही नहीं मान रहे थे लोग। अभी भी यूपीएससी के सिलेबस में पहला प्रश्न यही बोलते हैं, ये आंचलिक उपन्यास है या इसमें जो है कि माने विस्तार के गुण इसमें भी हैं कि ये वो। और अधिकतर जो है टीचर उसको लास्ट में आंचलिकता के बोतल में बंद करके ढक्कन देके दे देते हैं। रेणु को अभी अब माने हम लोग कहते हैं महान है, तब लोग को बोलना पड़ता है महान है। कहने का ये मतलब, ये मेरा जो ये पूरी बातचीत का ये है कि शहरी जो आंदोलन था वो चूंकि मुख्य धारा में आपको दिख रहा था, इसलिए आज का भी जो लेखक जो नया आ रहा है उसको लगता है कि वो तो बेचारा वही गांव से आ रहा है, पढ़ने आ रहा है, कमाने आ रहा है, रहता यही है। तो उसको लगता है कि यही की कहानी को लिखो, ये प्रमाणिक भी है, मेरे अनुभव में भी है, और दूसरा यही मुख्य धारा है, तो और पाठक भी यही है। लेकिन नहीं, मेरे जैसे लोगों की समझ इससे थोड़ी सी अलग है। मैं ये कह रहा हूं कि जब इंटरनेट गांव पहुंचा,
तो एक बात का मसला खत्म हो गया कि पाठक के पास किताब कैसे पहुंचेगा। पढ़े लिखे और पाठक तो गांव में भी बैठे हैं, उन तक पहले लुगदी साहित्य पहुंच रहा था, तो पुआल में घुस के किताब पढ़ रहे थे। हमने कहा पुआल से बाहर निकलिए, हम पुआल के बनने की कहानी लिखेंगे, हम खेत की कहानी लिखेंगे, मजदूर की कहानी लिखेंगे, और इंटरनेट ने किताब की पहुंच अब गांव तक पहुंचा दी। तो हम अपनी दुनिया की कहानी लिख रहे हैं, इस बात से बिना चिंता किए हुए कि हमारे पाठक कितने हैं। लेकिन हमें भरोसा है कि चूंकि ग्लोबलाइजेशन आया है, अब इंटरनेट की सुविधाएं आई हैं, ये पॉडकास्ट गांव के भी लोग देखेंगे तो किताबें भी वहां पहुंचेंगी। और हम उस अंधी दौड़ में नहीं शामिल हैं जहां पर हम शहर में रहने जाए हैं 4 साल के लिए और हमको समझ में आ रहा है कि यही समाज को दिखाना अभी सबसे आवश्यक है। नहीं, हम जिस समाज को छोड़ के आए, जिस पर कलम उठाने वाली पीढ़ी का बहुत गैप है, हम प्रेमचंद रेणु जी और अब हम काशीनाथ सिंह जी तक आते आते फिर हम बोलते कि अब कौन लिखेगा। तो हमें लगता है कि ज्यादा महत्वपूर्ण है। और बहुसंख्यक आबादी गांव की है भारत में, इन्हीं से शहर बना है। तो हम अपने पिछली दुनिया को, या हम जाएंगे जिस दुनिया में अभी रिटायर होने के बाद भी, उस दुनिया उस समाज का सच लिखना होगा। जातिवाद पे बात करता है समाज पॉलिटिकल होके, ठीक है ना। जब राजनीति के मंच पर जाति जनगणना पर बात कीजिएगा, लेकिन जब आप खाली शहर पे कहानी लिखिएगा तो अब जातिवाद तो खत्म आपको दिखेगा, क्योंकि फ्लैट में तो जातिवाद दिखता नहीं है, किट्टी पार्टी में जातिवाद दिखता नहीं है, पेज 3 पार्टी में तो जातिवाद दिखता नहीं है सब जगह। दारू का जूठा तो कोई भी पी लेता है, असली है तो भात जूठा कौन खाएगा। हम जूठा भात खाने वाला समाज का कहानी लिख रहे हैं, जूठा दारू वाले का नहीं। हमको पता है कि वाइन किसी भी गिलास से पिया जा सकता है, लेकिन जहां पानी गिलास में छुआछूत करता है, हम उसकी कहानी लिखने के लिए आए हैं। तो अगर हम शहर की कहानी लिखेंगे तो हम जातिवाद पर नहीं लिख पाएंगे। हम शहर की कहानी लिखेंगे तो हम महिला के सशक्तिकरण का जो जहां जरूरत है वहां नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि यहाँ आपको महिलाएं पुरुष के समकक्ष दिख रही हैं कि हाँ वो कदम से कदम मिला के हर काम कर रही हैं। तो हम नारी का मोर्चा छूट जाएगा। हम खाली शहर पर अगर केंद्रित होंगे तो हमारे किसान का मोर्चा छूट जाएगा। हम खाली शहर पे अगर केंद्रित होंगे तो हमारे उन बच्चों का मोर्चा छूट जाएगा जिनको अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है। हम अगर खाली शहर पे केंद्रित रहेंगे तो हम उस महाजन और उस सामंत का जड़ता भी नहीं दिखा पाएंगे जिसने अभी तक अपने समाज को अपने कब्जे में रखा है। हम उस प्रधानी का धौंस नहीं दिखा पाएंगे। इसलिए हमारे लिए गांव पर लिखना बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे समय का लेखक, और मेरे समय का मतलब मेरी उम्र का खास करके, समय में तो बुजुर्ग भी हैं हमारे समय में जब लिख रहे हैं तो वो बात ही नहीं कर, उससे कुछ पूछा नहीं, उससे पूछा ही जा रहा है किताब बिकती है कि नहीं बिकती है। और अभी इस समय में कौन खराब लिख रहा है आप तो जानते होंगे। सही कह रहे। किताब रचना धर्मिता पे बात ही नहीं हो रही, समाज में बात ही नहीं कर रहा लेखक। तो उस आंधी में हम लोग उसके थपेड़े में आ गए कि जीन्स देख के हम लोग का भी आकलन जीन्स और जूता देख के हो रहा है हिंदी साहित्य में। सही कह रहे हैं सर। ये मैं अभी नैनीताल गया था सर, तो अशोक पांडे जी का पॉडकास्ट कर रहा था, तो उन्होंने एग्जैक्ट सेम बात की। उन्होंने ये चीज उन्होंने भी कही थी कि भाई कोई बात ही नहीं कर रहा है मसलों की। उत्तराखंड में लैंडस्लाइड हो रहा है, वैसा किसान मर रहा है, कोई बात नहीं कर रहा है, कहानियों में नहीं कर रहा है। छोड़िए, ऐसे तो बात कर भी लेगा। मैं कह रहा हूँ जब उपन्यास लिखने बैठते हैं कोई लोग तो फिर मसाला क्यों ढूंढते हैं। सही बात, मसला ढूंढो। तो यही बात वहां तो फिर वही करना है। अब मैं औघड़ 400 पेज का लिखा, मुझे कहाँ चिंता थी बिकेगा नहीं बिकेगा, बिका 3 लाख बिक चुका। तो ये है, वो आपको करना होगा। तो बात ही नहीं है, मतलब लिटरेचर फेस्टिवल जाके थक गए, एक ही बात पूछता है बेस्ट सेलर क्या है। सर मुझे लग रहा है आज की तारीख में जब लेखक लिख रहा है तो उसको इस चीज की ज्यादा चिंता है, जैसे कि आपने कहा कि किताब बिक जाए। चिंता हमको भी है, पर मुद्दे कोई नहीं उठाना चाहता। तो फुल टाइम राइटर है, हमको तो सबसे ज्यादा चिंता है। लेकिन चिंता है तो फिर तो क्वालिटी भी होना चाहिए ना। क्वालिटी इन सेंस की समाज की चिंता उसमें होनी चाहिए। हमारी चिंता अगर पाठक करेगा तो पाठक के लिए हम समाज की चिंता की तब वो अब करेंगे कि नहीं। बिल्कुल। ये जो आप बात कह रहे हैं बहुत बढ़िया बात कही नीलोत्पल भाई। वो जैसे अभी मैं देख रहा हूँ, ये थोड़ा मैं आगे बढ़ा रहा हूँ बात को। जैसे अभी मैं एक साहित्यकार है, मैं नाम नहीं लूंगा, उनका मैं इंटरव्यू कर रहा था, तो उनको बड़ा एतराज था कि भाई ये हिंदी में अंग्रेजी शब्दों का उपयोग क्यों हो रहा है और मेरी किताबें नहीं बिकती। भाई घूम फिर के वो आ गए कि भाई नई वाली हिंदी ने हिंदी खराब कर दी है। तो मैंने शैलेश जी से भी पूछा इस बारे में, तो शैलेश जी का कहना था कि भाई नई वाली हिंदी क्या होती है, जैसे जैसे समाज इवॉल्व करता है वैसे वैसे हिंदी इवॉल्व करती है। तो अब उसी से मेरा जो सवाल आपसे ये है कि भाई
जो नए ट्रेंड्स हिंदी के उभर के आ रहे हैं, ये मैं आपसे इस बारे में आपको ओपिनियन चाहूंगा। तो क्या यहाँ पे ये रिस्क है कि जो पुरानी शैलियां हैं हिंदी की लेखन की, वो कहीं खो सकती हैं? मैं एग्जाम्पल के तौर पे बोलता हूँ, जैसे नागार्जुन थे, भदेश। नहीं, कहाँ ये लोग, ये जो पड़ताल जिसने भी किया है किस किताब के आधार पर किया है? मुझे हिंदी में ऐसी कोई भी किताब दिखाई जाए, वो जिसको आप नई वाली हिंदी बोल रहे हैं, कि उसकी भाषा किसी बचाने वाली हिंदी या जो भी महानतम हिंदी, पुरानी हिंदी है, उससे अलग है, ये मुझे कोई भी व्यक्ति किताब लाके बता दे। नई वाली हिंदी यानी कि हिंदी प्रकाशन का एक नारा है, उसमें जो लेखक लिख रहा है वही लेखक दूसरे प्रकाशक के लिए भी लिख रहा है। बिल्कुल। अब मैं एक उदाहरण देता हूँ, सत्यव्यास जी हैं, इनकी किताब हिंदी से भी आई है, अन्य 3-4 प्रकाशक से भी आई, वाणी से भी आई है, राजकमल से भी आई है, अनबाउंड स्क्रिप्ट उससे भी आई है, और भी 1-2 जगह से आई है। तो उनको क्या, जब वो नई वाली हिंदी लिखते हैं तो एक अलग तरह का कमरा दिया जाता है, इतना बड़ा कलम दिया जाता है, और जब वो बाकी प्रकाशक के लिए लिखते हैं तो उनको काला पर्दा लगा के अलग घुसा दिया जाता है कि आप इस वाले हिंदी से लिख के आना। ये क्या मजाक है, बचकानी बात है जी। मतलब हम एक प्रकाशक से छप रहे तो उसकी हिंदी अलग है, तब कहिएगा तो आप लोग नई वाली हिंदी बोलते क्यों है? हम बोलते हैं, वही बात बोलते हैं। हम इस पूरे 50 साल में जो बात बोला जाना चाहिए था कि भाषाएं नई होती हैं, उसको आपने नहीं कहा, हमने कह दिया। ये हमारा आपसे अग्रगामी सोच है। ये मतलब ये कप सफेद है, ये तो है। अब आप इसको केवल कप कह रहे हैं, हमने कहा सफेद कप दीजिए, हमने इसको सफेद कह दिया, आपको गुस्सा का यार, आप भी कह सकते थे, आपने रंग पर ध्यान ही नहीं दिया। बिल्कुल, यही है नई वाली हिंदी। और जो भी ये बात बोलते हैं कि अंग्रेजी के शब्द, इनको पढ़ाइए, पहले पढ़े, पढ़ते लिखते नहीं है, चाहे कितने ही पुराने लोग हैं, या पढ़ते हैं तो झूठ बोलते हैं, ये बदमाशी फिर बतियाते हैं। कौन सा लेखक इस दौर में लिख रहा है जो अपने हिंदी में 2-4 अंग्रेजी के शब्द नहीं ला रहा है? दूसरी बात है, वो तो उसका पात्र लाता है। मैंने तो इतने फालतू फालतू चीजें पढ़ी जिसमें लोग लिख रहा है कि और इस तरह से डोर खुला, दरवाजा, फिर उसने कॉलबेल बजाया। तो ये हिंदी लिख रहे हो, ये बचा रहा है हिंदी। मेरी किताब में रहता है कि किवाड़ खुला तो पांव ठिठक गए। हम दरवाजा को किवाड़ तक लेके आए, हम ही लोग खत्म कर रहे हैं हिंदी को। ये सब बकैती, ये सब कुछ नहीं पढ़ा है। जो भी हम लोग नई वाली हिंदी का आलोचना करें, उसको कहिए तुम 3 किताब का नाम बताओ नई वाली हिंदी का, और उसमें एक मेरा जरूर रखिएगा। कहिएगा इसमें खोज तो अंग्रेजी के शब्द जी, ढूंढ के निकाल। दूसरा है कि अगर निकाल भी दोगे, हमरे मत खैर निकालिए नहीं सकोगे, अगर निकाल भी दिए तो इससे किसी हिंदी का नुकसान नहीं होना। ये हिंदी की ताकत है। हिंदी की ये ताकत है कि वो दुनिया के किसी भी भाषा को अपने में समाहित करती है, और व्याकरणीय तौर पर भी वो विशुद्ध और शुद्ध दिखता है। बिल्कुल, ये इसकी गाढ़ क्षमता है। समंदर को ये मत बोलो कि किस नदी का पानी मिलने के बाद तुम्हारा रंग अलग हो जाएगा, नहीं होगा। नदियां मिलेगी, उसका रंग समंदर की तरह हो जाएगा। हिंदी के समुद्र को नाला बनाने का ये लोग तैयारी कर रहा है। तब तो जब जो है कि खड़ी बोली का आंदोलन हुआ जी, तो वहां जब बोला जा रहा है कि हिंदी नए चाल में ढली, भारतेंदु कह रहे हैं कि हिंदी नए चाल में ढली, जो लोग डंडा लेके मारने लगेंगे, पुराना वाला हिंदी को तुम बोलते हो कि नया चाल पकड़ लिया जी। अब हिंदी में देखो लचक आ गया, इसमें मर्दाना तत्व तो खत्म हो गया, नई चाल में ढली बोलता है भाई भारतेंदु। तो क्या कर लिए लोग? भाषा छोड़िए, भाषा पर काम, भाषा अपने समय की भाषा होती है, और शैली नहीं, शैली सीखने की चीज है। हम अगर ग्रामीण कथा लिख रहे हैं, हमारे गुरु कौन है? इसीलिए तो हमारे गुरु 10-20 साल के लेखक नहीं है पुराने। हमारे गुरु आज भी प्रेमचंद है, हमारे गुरु रेणु है, हमारे गुरु काशीनाथ सिंह जी हैं, हमारे गुरु दूधनाथ सिंह जी होंगे, हमारे गुरु अमरकांत जी होंगे। ये नहीं हो पाएंगे जो पॉडकास्ट में आपको कह रहे हैं कि कुछ लोग हिंदी को बड़ा ये कर रहा है। अरे सिगार पी के अंग्रेजी तुम लिख रहे हो, हम निकाले किताब हम लोग का। मैं जब भी नई वाली हिंदी पर आप बात करिए, किताब रखवाइए, कहिएगा आपने किसको पढ़ा है सर। और एक बात, हिंदी का नई वाली हिंदी में भाषा केवल मुद्दा नहीं है, वो तो उसी तरह से जैसे सब लिख रहे हैं जी। मुद्दा ये है कि नई वाली हिंदी उस आंदोलन का नाम है जिसने इंटरनेट पर किताब की पहुंच को सरल बनाया, सुगम बनाया, किताब के कवर पे काम किया कि जो हिंदी में कुछ मनहूस कवर आ रहे थे, कहानी इतनी अच्छी, कवर इतना मनहूस कि बच्चा छुए ना, कवर पे काम किया, उसकी साज सज्जा पे काम किया। दूसरा है कि हम लेखकों को ये एक अपने आप से एक संकेत संदेश दिया गया प्रकाशक की ओर से कि हम लोग
पाठकों को महत्व दें। हिंदी का लेखक अपने औदात्य के कमरे में बंद होकर अपने पाठकों को बौना ना समझे और समझे ना कि आलोचक ही हमको महान बना देगा, पाठक आपको टिकाएगा। नई वाली हिंदी उस आंदोलन का नाम है जिसमें पाठक केंद्र में है। हम किसी आलोचक की आलोचना का इंतजार नहीं करते हैं किसी कौवा मैना गिद्ध पत्रिका में या कोई हंस पत्रिका हमको नहीं महान बना रही है। हमको पाठक जो है फेसबुक और इंस्टाग्राम पर जाके लिखता है इतना बड़ा समीक्षा, हम उसी से जाने जा रहे हैं। बिल्कुल। तो ये है नई वाली हिंदी जिसने पाठक को भी केंद्र में रखा। तो इस पूरे समुच्चय को हम नई वाली हिंदी बोलते हैं। और नई वाली हिंदी ही वो हिंदी है जो पुरानी शैलियों को बचा कर रखने का आंदोलन है जी। आप लाओ मेरा किताब, आप मेरे भदेश को आप देखो, आप अगर कहते हैं कि भदेश रहना चाहिए, आप देखिए कि भदेश है कि नहीं। अब कथानक के अनुसार भाषा होगी, ये भी बात है। तो ये सब झूठा है, सब फालतू के, सब बोलना है कुछ ना कुछ। पढ़ता अभी बोलिएगा आप पढ़े नहीं, मैंने पढ़ा नहीं है क्योंकि वो हल्का लेखक है। थोड़ा हमारा वजन से पता चला। अब तू वेटिंग मशीन पर डाल के देखे किताब कितना वजन है, किताब पढ़ के बोलना खराब है जी। अभी पढ़ने बोल दूंगा तो काम बढ़ जाएगा। ये काम कोई करना नहीं चाहता है, सही कह रहा है। उसका डर लगता है, धक धक करता है। फिर एक किताब बिक गया, हम गाली दे रहे हैं फिर भी हमको किताब खरीद के पढ़ना पड़ रहा है। आप पढ़ना पड़ेगा सर, आलोचना कीजिएगा तो पढ़ना पड़ेगा ना, नहीं तो हम लोग का चर्चा छोड़ दीजिए। बिल्कुल। आप पढ़िएगा, आलोचना करिएगा तो और किताब बिकेगा ही। जितने ज्यादा आलोचक वो भी किताब खरीदेंगे। मंटू झंटू को फोन करेगा, झंटू कहेगा बंटू को तुम भी कुछ खराब लिखो इसके बारे में। क्या लिखे? पढ़ो फिर खरीदो। पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा ना। बिना पढ़े डायलॉग लोग देते हैं कैमरा के सामने। तो बहुत बढ़िया बात की आपने, आलोचना की बात की नीलोत्पल भाई। क्या आलोचना जरूरी है साहित्यकार के लिए, मानते हैं? हाँ, जरूरी है। मतलब यूं समझिए कि जिस तरह से समाज के लिए साहित्य जरूरी है, साहित्य के लिए आलोचना जरूरी है। वो उसकी जीवन, वो उसका जीवन रस है आलोचना। आलोचना बुरी चीज नहीं है, मैं तो अनिवार्य तत्व है। अगर किताब को आलोचना आपकी रचना धर्मिता को नहीं मिले तो वो संवर ही नहीं सकता। गाली और आलोचना में अंतर है। हम सोशल मीडिया के दौर में गरिया रहे हैं, हम पॉडकास्ट के दौर में गरिया रहे हैं लेखक को। किताब रख के रचना धर्मिता पर बात करके उसके गुण अवगुण दोष उसकी अच्छाइयां निकाल के जब हम बात करेंगे तब हम कहेंगे। अफसोस ये है इस दौर में लेखक पैदा हो रहे हैं, आलोचक पैदा नहीं कर पा रहे हैं। आलोचक या तो मित्र है या दुश्मन है। मित्र बिना पढ़े बोलता है कि मेरा मित्र प्रेमचंद है, आलोचक बिना पढ़े बोलता है कि शैतान है, इसने हिंदी का नाश कर दिया। ये तो यहाँ पर दिक्कतें हैं। बिल्कुल, मुझे ऐसा आलोचक नहीं दिखा जो पूर्वाग्रह से ग्रसित ना हो, चाहे वो खेमेबंदी के कारण, विचारधारा के कारण, जान पहचान नहीं होने के कारण या जान पहचान होने के कारण, जाति का होने के कारण, जाति का नहीं होने के कारण, अपनी जाति का। इतने खेमेबंदियों के बीच में आप आलोचना के सुदृढ़ और निष्पक्ष औजार कहां से लाइएगा? तो उस निष्पक्ष औजार की जरूरत है। आलोचना हथियार नहीं है साहित्य के खिलाफ। आलोचना साहित्य के पेच ढीले को कसने का औजार है। बिल्कुल। लेकिन हमने उसको हथियार के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। ये दुख की बात है। ये बहुत बढ़िया बात कही है आपने। अच्छा, इसी बात से एक सवाल मेरा निकल के आ रहा है। जैसे आलोचना की बात की आपने, आज मुझे लगता है सोशल मीडिया पे ये जो कीबोर्ड वॉरियर्स आ गए हैं, जिनको बड़ा जरूरी है कि भाई अपना व्यू मैं लिख दूं, आके इसकी आलोचना मैं कर दूं, ये जो है मुझे लगता है एक डिमेरिट की तरह काम कर रहा है। ये मैं इस पर मैं बतौर लेखक ही केवल अगर इस पे बात कहूं, जो लोग लिखने वाले हैं बस उनके लिए कहूंगा, बाकी तो सामाजिक विमर्श अलग है। ये कि जो हम 2 मिनट्स नूडल्स दौर में जी रहे हैं, यहाँ पर धैर्य इतना भी नहीं है। आपको अगर फ्लाइट में मैगी दे देती है एयर होस्टेस, कहती है 3 मिनट बाद खोलिएगा, आदमी 90 सेकंड के बाद उंगली डालना शुरू कर देता है कि गल गया होगा। सोचिए कि इतना हमारे पास धैर्य नहीं है, हम उस दौर में जी रहे हैं। तो ऐसे समय में आपको अगर लेखन करना है कुछ, तो जब तक संघनित नहीं होगा मस्तिष्क में आपकी चीजें घनीभूत नहीं होगी, विचार जब घनीभूत नहीं होंगे तो आप क्या लिखिएगा? तो इंस्टेंट तुरंत आप जो लिखने की प्रवृत्ति है ये आपको लेखक नहीं बनाएगी बॉस। आप टिप्पणीकार हो जाइए, वो भी सोशल मीडिया पे। अखबार में लिखने जाइएगा तो भी फिर टाइम लेना होगा, पत्रिकाओं के लिए लिखिएगा तो समय लेना होगा। तो ये थोड़ा सा 10 साल पहले मुझे भी लगता था कि अगर मैं नहीं लिखूंगा देश गलत दिशा में न चल जाए। 12:30 बज गया और मैंने अभी तक, घटना घटी है 9 बजे और 3.5 घंटा हो गया, अभी तक देश मेरा भी इंतजार कर रहा होगा और मैं क्या कर रहा हूँ? मैं गांजा पी रहा हूँ, जल्दी जाकर कुछ पहले लिखूं। मुझे भी लग रहा होता।
लेकिन नहीं ऐसा। आप किसी, मैं नए लिखने वाले से यही कहूंगा, कोई भी घटना हो उस पर आपको सोचना चाहिए। यही सोचने का अभ्यास आपको लेखक बनाएगा। सोचने का अभ्यास सोचिए, बिल्कुल विद्यार्थी की तरह। घटना का कारण, उसका स्वरूप, उसका नकारात्मक पक्ष, उसका सकारात्मक पक्ष, और एकदम विद्यार्थी की भांति लिखिए। तब जाके आप एक लेखक के तौर पे किताब में दर्ज हो पाएंगे। तो ये दौर हमसे शब्दकोश छीन रहा है, पहली बात तो ये है। पर्यायवाची खत्म हो गया है हमारा। अगर हम एक बार बोल दें कि मतलब कि वो जाके वो चौंक गया, तो चौंकना का ही पर्यायवाची हमारे पास फिर नहीं है। ठीक है ना, कि हम वही जो हम क्या ठिठक गया, अचंभित हो गया, अगर हम ये भी बोलना शुरू करें तो 2-3 के बाद पर्यायवाची खत्म हो जाता है। इसका कारण ये कि हम इमोजी का इस्तेमाल भी करने लगे हैं। तो शब्दकोश घिस जाएंगे, बिंब घिस जाएंगे, और जो है वो विलोपित हो जाएंगे, स्मृतियां का लोप हो जाएगा, तो आपको ध्यान नहीं है। तो ये सब नुकसान करेगा लेखक होने में आपका। इसलिए सोचिए और किताबें पढ़िए। किताबें इसलिए पढ़िए, क्राफ्ट सीखने के लिए नहीं, शब्दकोश के लिए भी पढ़िए, ये भी जरूरी है। और किताबें पढ़िएगा तो ही आपको विचार का ईंधन मिलेगा। ईंधन मिलेगा तभी दिमाग का जनरेटर चलेगा, तो कुछ नया विचार आएगा। इसके लिए भी किताबें पढ़िए। नॉन फिक्शन ज्यादा पढ़िए, क्योंकि होटल नोवोटेल में बैठ के हम अगर शाही पनीर खाएंगे तो शाही पनीर बनाना नहीं सीख पाएंगे। यानी उपन्यास पढ़ के आप उपन्यास लेखक नहीं बन सकते हैं। इसके लिए हमको रेसिपी पढ़ना होगा कि पहले एक कढ़ाई लें, उस पे तेल डालें, प्याज को ब्राउन होने तक, गोल्डन ब्राउन होने तक भूनें, फिर उसमें लहसुन और उसका पेस्ट टमाटर का डालें, फिर उसमें मसाला डालें, थोड़ा इंतजार करें, उसके बाद पनीर डालें। ध्यान रखेंगे पनीर को ऐसे स्लाइस काटना है, पनीर थोड़ा मुलायम होना चाहिए। ये सब रेसिपी से सीखिएगा शाही पनीर कैसे बनेगा। तो पॉलिटी पढ़ें, हिस्ट्री पढ़ें, कल्चरल इशूज के पढ़ें, फॉरेन पॉलिसी पढ़ें, ज्योग्राफी पढ़ें, हिस्ट्री पढ़ें। पढ़िएगा तब तो बिंब लाइएगा। साइंस टेक पढ़िए, साइंस टेक पढ़िएगा तभी तो डार्क हॉर्स में लिखिएगा कि जब कोई पिता स्टेशन पर अपने बेटे को यूपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली भेजता है तो उसे ऐसा महसूस होता है कि वो पीएसएल भी छोड़ने जा रहा है। उत्साह और डर दोनों एक साथ हृदय में उस वक्त घर किए होते हैं। उत्साह इस बात का कि पीएसएलवी अंतरिक्ष में कक्षा में स्थापित हो जाएगा, और संशय इस बात का कि कहीं अंतरिक्ष पथ से कहीं भटक तो नहीं जाएगा। तो ये जो साइंस टेक का जो उपमा हम लिए, ये तब हम पढ़े जब हम साइंस टेक पढ़े। बिल्कुल। तो इसलिए आपको विषय पढ़ने चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, सोशल मीडिया की आपने जो जैसे अभी बात की, अच्छा आपकी लोकप्रियता में मैं मानता हूं आपकी कविता और सोशल मीडिया दोनों का ही बड़ा हाथ है। और नीलोत्पल भाई, आपने जो कविताएं लिखी हैं उसमें आपने विद्यार्थियों का दर्द लिखा, आपने गांव के बारे में लिखा, तो क्या ये कॉन्शियस एफर्ट रहा कि नहीं इन मुद्दों पे मुझे लिखना है, ये स्वतः ही हो गया? ये स्वतः ही हो गया, मतलब इसके लिए प्रयास नहीं करना है। मैं प्रयास करके प्रेम पर मैं लिखना चाहता हूँ, नहीं लिख पा रहा हूँ, पर मैं प्रयास भी करके नहीं लिख पा रहा हूँ। तो ये स्वतः है, हो गया। हाँ, लेकिन आपको सोचना तो पड़ता है कि इस पे लिखना है, लेकिन लिखने के लिए एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है कि आपको शब्द लाने हैं, विचार या भाव लाना है। वो है आपके अंदर, तो वो आ जाता है, कर लेते हैं। तो आपके लिए कविता क्या है? अभिव्यक्ति का माध्यम मानते हैं उसे, या समाज का आईना समझते हैं? मैं अपनी कविता और अपने लेखन को अपनी राजनीति का औजार मानता हूँ। मैं अपने लेखन से राजनीति में दखल देता हूँ। बिल्कुल। एक लेखक फुल टाइम यानी कि पूर्णकालिक राजनीतिज्ञ है। पूर्णकालिक समाजशास्त्री नहीं है, केवल पूर्णकालिक राजनीतिज्ञ है। लिखो, इसलिए लिखो क्योंकि अपने समय के परिवर्तनों में दखल दे सको, हलचलों में दखल दे सको। ये क्रांति की बात नहीं है, ये मैं लेखन के अनिवार्य तत्व की बात कर रहा हूँ। एक लेखक को इतना तो होना ही चाहिए। बिल्कुल। दुनिया के किसी भी लेखन में अगर संघर्ष, साहस और संस्कृति नहीं है तो वो मुख्य धारा का साहित्य नहीं है। आपके साहित्य में संघर्ष होना ही चाहिए, उसको दिखाने का साहस होना ही चाहिए, और उस कथानक जिस संस्कृति से लेके आपने बुना है उसकी उपस्थिति होनी ही चाहिए। तो मैं ये जो S3 है कि संघर्ष, साहस और संस्कृति आपके साहित्य में है, तब आप मुख्य धारा का साहित्य लिख रहे हैं। ये जो मुख्य धारा का जो पहचान इन लोग जीन्स और धोती के और पजामा कुर्ता और बाल सफेद के आधार पे करता है कि कौन कितना पुराना, इनको तो मैंने देखा नहीं है कभी हिंदी भवन में या प्रेस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में या कभी इंडिया हेरिटेज सेंटर में। कब का लेखक है? अच्छा, ये सब झारखंड के गांव से आया है, वो बिहार के गांव से आया है।
जी। ओके, क्या आप यूनिवर्सिटी में नहीं रहे क्या, डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी में? तो इससे जो हिंदी का मुख्य धारा तय हो रहा है, आपने झोला नहीं उठाया कभी किसी सीनियर्स का, कभी किसी महान लेखक का? नहीं सर, हम लोग के यहाँ तो चलने में दिक्कत होता था सर, हम लोग कहाँ झोला ढोएंगे, हम लोग गांव से आए हैं ना सर। तो वहां से मुख्य धारा तय नहीं होगा, मुख्य धारा तय होगा साहस, संस्कृति और संघर्ष। बखूबी आपने अपनी बात कही नीलोत्पल भाई। अच्छा, आगे बढ़ता हूँ थोड़ा मैं। 2015 में आपने डार्क हॉर्स, आपकी किताब आई थी, और 2021 में यार जादूगर आई। तो मैं जो एक पैटर्न देख रहा हूँ, 3-4 साल में एक किताब आ जाती है आपकी। हाँ, 19 में आई एक। हाँ, तो उस हिसाब से अगर चले तो मुझे लगता है आपकी अगली किताब आने वाली होगी। क्या लिख रहे हैं? आएगी, अभी 1-2 महीने में आ जानी चाहिए, कोशिश है पूरी। लिख ही लिया, फाइनल ड्राफ्ट लिख रहा हूँ। तो कब तक उम्मीद कर सकते हैं पढ़ने? मतलब मेरी कोशिश है कि छठ के आसपास आ जाए। अब देखिए, यही है संस्कृति। जैसे इसको मैं अक्टूबर नवंबर भी बोल सकता था, लेकिन दिमाग में क्या चल रहा है यही है। मैं कह रहा हूँ छठ के आसपास आए। छठ से छूटा तो मैं कहूंगा कि पूस के समय में जाड़ा में आ जाएगा। फागुन से पहले सोचते हैं कि अभी उड़ा दे नई किताब का। तो ये जो स्वाभाविक चीजें जो आती है, यही मैं कह रहा हूँ संस्कृति है। इसको आप आयातित नहीं कर सकते हैं, ये आप में इनबिल्ट होना चाहिए, तो आप लिखेंगे। तो खैर बहरहाल ये बात अलग हो गई। तो वही मैं कह रहा था कि छठ के आसपास मेरी कोशिश है कि किताब आ जाए, और शैलेश जी को पसंद आ जाए तो किताब फिर आ जाए। तो अभी फाइनल ड्राफ्ट लिख रहा हूँ मैं, दूंगा। नहीं, मुझे पूरी उम्मीद है कि पसंद आएगी, क्योंकि शैलेश जी का मैं एक इंटरव्यू भी फिलहाल में देख रहा था, तो उन्होंने खुद ही कहा था कि नीलोत्पल मृणाल एक ऐसे लेखक हैं जो हर किताब के बाद उनका लेखन बेहतर हुआ है। तो उसके मुझे पूरी तरह से श्रेय आप ही को जाता है नीलोत्पल जी, और मैं इंतजार कर रहा हूँ आपकी अगली किताब का। आएगी तो मैं बिल्कुल पढ़ूंगा उसे, और मेरी तरफ से आपको मैसेज भी करूंगा कि मुझे नहीं, अगली किताब आप जरूर पढ़िएगा। इसलिए नहीं पढ़िएगा कि एक किताब मैंने बेच लिया अभी, इसलिए पढ़िएगा क्योंकि वही बात है जो मैं कह रहा था कि साहस, संघर्ष, संस्कृति, उसको मैंने उसमें बिल्कुल वो टू द पॉइंट, कट टू कट रखा है कि मैं इसको निभा पाऊं। वो कुछ युवा और कुछ लड़कियों की कहानी है जो अपनी पढ़ाई कर चुके हैं, और अब चौराहे पर खड़े होकर किसी को प्राइवेट जॉब की तरफ जाना है, किसी को सरकारी की तरफ जाना है, किसी को ठेकेदारी की तरफ जाना है, किसी को कहीं का रास्ता नहीं दिख रहा है। और किस तरह से राजनीति युवाओं को, जिस तरह आप कहते हैं कि धर्म जिस तरह टूल है, तो ये भी उसके तहत ये भी आता है कि हमारी प्रतिभा भी आज के दिन में राजनीति का टूल है। हमारे जो डिजाइनर्स हैं वो राजनीतिक पार्टी के लिए मीम बना रहे हैं। हमारे प्रतिभाशाली लोग जो व्यंग लिख सकते थे वो राजनीतिक पार्टियों के लिए मीम बना रहे हैं। हमारे प्रतिभाशाली लड़के जो कविता लिख के मशाल जला सकते थे वो राजनीतिक पार्टियों के लिए गीत लिख रहे हैं, नारा गढ़ रहे हैं। बिल्कुल। हमारे प्रतिभाशाली लोग जो सत्ता के सामने सवाल खड़ा कर सकते थे वो सत्ता को जनता से बहस करने का तर्क ढूंढ के दे रहे हैं। उनके ऑफिस दफ्तर में बैठ के बरिस्ता का कॉफी पीते हुए, और ये मिल्क बिकिस को जो विथ आलमंड वाला कैस्यूनट लगा हुआ है बिस्किट खाते हुए, है ना, तो सालसा सॉस के साथ चिप्स खाते हुए हम सत्ता को दे रहे हैं लॉजिक कि आप मेरे आदमी से लड़ना चाहते हो ना, उनका मुंह चुप करना चाहते हो, मैं उन्हीं के बीच से आया हूँ, लो ये लॉजिक है, इनको परास्त कर दो इस समय में, इसलिए लिखना जरूरी है। अच्छा, आखिरी सवाल मैं आपसे रिक्वेस्ट करने वाला था कि इंटरव्यू खत्म करने से पहले 2 लाइनें मुझे सुनाएं, पर उससे पहले वो मैं रिक्वेस्ट करूं, उससे पहले एक आखिरी सवाल ये है मेरा नीलोत्पल भाई कि ये जो मैंने अभी बात हुई कि भाई 3-4 साल में एक किताब आ रही है आपकी, तो क्या कारण है? परफेक्शनिस्ट हैं आप या आलसी हैं? क्या दोनों में से एक कारण होगा? नहीं, ये दोनों कारण ढूंढने की जरूरत भी नहीं है। मतलब जल्दी आ जाता तो दोनों में से हमको किस चीज का अवार्ड मिल जाता है? तो मिस्टर जल्दी का अवार्ड मिल जाता है, या जो है कि, है ना, इसमें कौन सा हमको अवार्ड मिल जाता है? लिखना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। किसी व्यक्ति में हो सकता है 3 महीने में आ जाए, किसी में 3-4 साल में आए। तो मैं अपने लेखक को ठेलता नहीं हूँ जो जल्दी जल्दी, तो तुमको लोग भूल जाएगा। हमको पता है हम जो लिखे हुए वो है। डार्क हॉर्स आज भी 10 साल पहले जितना बिक रहा था उससे 10 गुना ज्यादा रफ्तार से बिक रहा है। औघड़ जितना शुरुआत हुआ था उससे 5 गुना ज्यादा रफ्तार से बिक रहा है। और यार जादूगर तो शुरुआत में बिक ही नहीं रहा था, आज के दिन में अभी फिर वो 4था-5वां संस्करण आ गया है। और मेरा एक संस्करण, कोई भी संस्करण मेरा 25,000 से कम का नहीं होता है। शैलेश जी आपको अगर बताएं तो यार जादूगर तो 50,000 का संस्करण लाए थे।
शैलेश जी ने अलग से मकान किराया लिया था 3 कमरों का नोएडा में, जहां किताब को रख पाए, क्योंकि एक कार्टून होता है उसमें 40-45 किताबें आती हैं, तो 50,000 किताब रखने के लिए आप सोचिए कितना जगह की आवश्यकता होगी। तो इतनी हड़बड़ी क्यों है? किताब बरगद का पेड़ है, बरगद के पेड़, हम कोई बोनसाई अल्फांसो नहीं रोपा है हमने जिसमें उनको तीसरे साल फल चाहिए। लेखन करने का मतलब है कि आपने बरगद का पेड़ रोपा है, फल उससे मिलेगा नहीं, वो छांव देता है। तो जो छांव की आकांक्षा से जिस वृत्ति में हम आए हैं, हमने बरगद रोपा है, तो हमको हड़बड़ी किस बात का है? उस पर सदिया झूला डालेंगी तो वक्त तो लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए कोई दिक्कत है स्वाभाविक तौर पर, लेकिन कुछ लोग हैं जो बहुत तेजी से लिखते हैं, तो वो भी उनका गुण है, अपना उनकी विशिष्टता है और उनकी विशेषता है, तो वो निश्चित रूप से उनका भी स्वागत होना चाहिए। अच्छा, अब ये इंटरव्यू समाप्त करूं मैं नीलोत्पल भाई, उससे पहले आपकी मधुर आवाज में 2 लाइनें अगर आप सुना दें तो उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। क्या सुनाऊं, इंजन इतना गर्म हो गया है, मधुर आवाज अब निकले कैसे? इसी मिजाज का एक गीत। वो लोग जो कहते हैं कि नए बच्चे हिंदी को गड़बड़ करते रहेंगे, मैं उनसे बस उनके चरणों में समर्पित करता हूँ कि बाबा ऐसा नहीं है चचा, आप मत चिंता कीजिए, हम लोग आ रहे हैं, हम लोग ठीक से ही आ रहे हैं। माथे पर ले गमछा चलते चलते, जीत ही लेंगे एक दिन लड़ते लड़ते। हो गली गली में सन्नाटों की गश्ती है, अभी तो ये मुर्दा लोगों की बस्ती है। जी उठेंगे एक दिन मरते मरते, जीत ही लेंगे एक दिन लड़ते लड़ते। माथे पर ले गमछा चलते चलते, जीत ही लेंगे एक दिन लड़ते लड़ते। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद नीलोत्पल भाई, आप आए, आपने समय दिया, आपने अपने विचार व्यक्त किए। ये इंटरव्यू समाप्त करूं उससे पहले ये एक छोटा सा आपके लिए सुवनियर है हमारे स्पॉन्सर प्रोडिजी प्रो की तरफ से। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद, बहुत बहुत, और बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं आपकी अगली किताब। बहुत 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 धन्यवाद आपका।